हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी हिंसक या अहिंसक। तो एक बार मैं बड़ी तेजी के साथ दोहराते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। उसमें हमने तुमको यह बतलाया था कि भारत छोड़ो आंदोलन एकाएक आया, कोई तूफान नहीं था। वर्षों से भारतीयों के मन में उमड़ घुमड़ रहे आक्रोश का परिणाम था। जब क्रिप्स के प्रपोजल को गांधी ने अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करते हुए कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक कहने का मतलब यह था कि ब्रिटिश हुकूमत ने जो क्रिप्स का जो प्रपोजल दिया था, वो क्रिप्स ने एक प्रपोजल में एक बात यह कही थी कि भारत के अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ति मैं करूंगा। यार सच सच बतलाओ ना, भारत को आजादी दे दो, कौन अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक, किसका क्या हित किसका क्या अहित, ये हम खुद देख लेंगे, ये सीधे तौर पे कहना था गांधी का। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जब नहीं मानी, वो टस से मस होने को तैयार नहीं था, तो गांधी को लगा कि विभाजन की एक लकीर साफ तौर पर दिखना आरंभ हो चुका था और मुस्लिम लीग इस बात को के लिए मनरा रही थी कि तुम साफ शब्दों में लिखो ना यारा कि एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान देंगे, क्योंकि तुमने वर्षों से पहले से सपना दिखाना आरंभ किया था। 1906 में ही ऑर्गेनाइजेशन बनवा लिए थे और ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, मुस्लिम हित की पूर्ति के नाम पर हुआ था। तो अब तो कम से कम जब आजादी के मुहाने पर भारत खड़ा है तो मुस्लिम हितों की पूर्ति आपके द्वारा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो ना सका, और जब ऐसा हो ना सका तो परिस्थितियां बदल चुकी थी, हालात बदल चुके थे, और बदले हुए हालात और परिस्थिति का परिणाम था कि ब्रिटिश हुकूमत जो है वो अब फिर से एक बार तांडव वही खेलना चाह रही थी जो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वो खेलते चली आई थी। चलो आओ लौट चलते हैं हम लोग उस कड़ी की ओर जब आस्था की सारी जंजीरें टूट चुकी हैं और महात्मा गांधी भी अपने लय में अब रंग में नजर आना आरंभ आ चुके हैं। 5 जुलाई को गांधी ने हरिजन पत्रिका में यही लिखा था कि अंग्रेजों, जो हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, जापानियों के हवाले मत करो। 19 जुलाई 1942 को गांधी ने कांग्रेस का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं और गांधी ने कहा अगर कांग्रेस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो मैं देश की बालू से मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा की बैठक में भारत छोड़ो के प्रस्ताव को लाया गया। 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया गया। नेहरू ने इस अवसर पर कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधाली तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक हुई और उस बैठक का चित्रण करते हुए हमने कहा था कि उसका चित्रण 70 मिनट का गांधी का भाषण था और उसी को पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि गांधी उस दिन एक अवतरित पुरुष के रूप में नजर आ रहे थे और वहीं से उन्होंने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब कुछ कड़ियां। ऑपरेशन जीरो आवर जो 9 अगस्त 1942 को हुआ, लॉर्ड लिनलिथगो को इस बात की पूरी आशंका थी, जबरदस्त आशंका थी कि गांधी ने आह्वान किया। जैसे इस बात की जानकारी लॉर्ड लिनलिथगो को मिली यारा कि गांधी ने आह्वान किया है अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे ही तहलका मचना आरंभ हो गया। लॉर्ड लिनलिथगो के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। लॉर्ड लिनलिथगो को लगा कि अगर गांधी इस प्रकार फ्री रहे, स्वतंत्र रहे, गांधी अगर इस प्रकार फ्री रहे, स्वतंत्र रहे तो उस कंडीशन में भारत में भूचाल खड़ा हो जाएगा और एक साथ 2 मोर्चे पर ब्रिटिश हुकूमत खट नहीं पाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। भारतीयों को अगर रोकती है तो विश्व युद्ध में हार होगी, अगर विश्व युद्ध को में ताकत झोंकती है तो भारत में हार होगी। इसलिए कहा कि उस इंजन को ही जब्त कर लो जिस पर पूरा बोगी आधारित है, वो इंजन थे महात्मा गांधी। 9 अगस्त 1942 को गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा गया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर थे उसको अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। ये सब ऑब्जेक्टिव टॉप क्लास का यारा भूलना मना है, ध्यान रखना। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैधानिक घोषित कर दिया। धरना प्रदर्शन जुलूस के ऊपर रोक लगा दिया गया और जैसे ही लोगों ने यह जाना कि गांधी की गिरफ्तारी हो चुकी है यारा,
ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, क्योंकि हर मोर्चे पर, हर जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और छोटे बड़े छुट भैया नेता से लेकर बिग बॉस तक सबों की गिरफ्तारियों का दौर चला। अंदर से हिला हुआ है ब्रिटिश हुकूमत, और भारतीयों के अंदर भी एक आक्रोश पैदा हो चुका है कि अब आर या पार होगा, चाहे जो भी होगा, अंजाम वो कबूल होगा, वो मंजूर होगा। परिणाम यही हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत अगर एक को मारती 10 मरने को तैयार हो जाता। बहुत जगह तो ब्रिटिश हुकूमत की सरकार को लोगों ने खुली चुनौती दे दी और लोगों ने अपनी सरकारें कायम कर ली। दैट वाज पैरेलल गवर्नमेंट। कहोगे सर पैरेलल गवर्नमेंट क्या है? मान लो कि नक्सली एरिया में तुम हो, तो नक्सलियों के आदेश को आप पालन करोगे कि वहां की एसपी डीएसपी का? तो एक और एसपी डीएसपी ऑफिशियल फॉर्मेट में और नक्सली अनऑफिशियल फॉर्मेट में है। तो यही चीज वहीं पर उसी तरह से बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में, मिदनापुर में सतीश सामंत के नेतृत्व में ये समानांतर सरकारें कायम करती रही। इसमें सतारा की जो सरकार थी ये सबसे लंबे समय तक काम किया है और इसके महत्वपूर्ण नेता वाई.बी. चौहान थे। पहली समानांतर सरकार लोगों ने बलिया में गठित किया था। तो ध्यान रखना, ये तमाम तरह की बातें 1942 के आंदोलन में चल रहा है। ब्रिटिश हुकूमत रौंदने की हर संभव कोशिश कर रही है। लग रहा है कि दमन के चक्र के माध्यम से अगर भारतीय जो निकले उसको इतना अधिक रौंद दो कि सड़कों पर निकलने से पहले 1000 बार सोचना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मारता एक को तो मरने की तादाद की चाहत रखने वाले लोगों की एक लंबी कतार थी। आखिर कितनों को मारोगे? यही राष्ट्रीयता का चरम रूप देखने को मिला। यही कारण था कि आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बंबई, अगर निगाह उठा करके देखो तो अमूमन भारत के बहुत बड़े हिस्से में रहा। इसमें जयप्रकाश नारायण, ये सीधे राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, ये सब वो कैरेक्टर थे जिन्होंने गुप्त रहकर इस आंदोलन का ये किया, प्रचार प्रसार किया, भूचाल खड़ा किया। उसमें जयप्रकाश नारायण ने नेपाल जाकर के आजाद दस्ता का गठन किया था। यार ये वो जयप्रकाश नारायण था जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। आजाद दस्ता का गठन नेपाल के जंगलों में किया। लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता था कि रेल का क्लिप कैसे उखाड़ा जाए, रेल का पुल कैसे उड़ाया जाए, खड़ी बिल्डिंगों में कैसे आग लगाया जाए। ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा विध्वंस नजारा तो देखा ही नहीं था। गुप्त रेडियो का प्रसारण उषा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत हर मोर्चे पर चाह रही थी कि आखिर हो कहां से रहा है, लेकिन ढूंढ पाना, तलाश पाना उन लोगों के बलबूते के बाहर की बात थी। हाँ, ये जो साम्यवादी लोग थे उन लोगों ने इस आंदोलन की आलोचना की थी। आलोचकों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन चरम रूप पर है। मुस्लिम लीग ने भी इसकी आलोचना किया कि आंदोलन का लक्ष्य भारत का स्वतंत्रता नहीं है, ये मुस्लिम लीग का स्टेटमेंट है, क्योंकि क्रिप्स के प्रस्ताव में अलग राष्ट्र पाकिस्तान का कहीं दूर दूर तक उल्लेख नहीं है। ठीक है, चूंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि आज़ादी के लिए नहीं, एक हिंदू राष्ट्र के लिए। तेज बहादुर सप्रू ने अविचारित और असामयिक बताया था। अंबेडकर ने कहा था अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपना भरा कार्य बतलाया था। हिंदू महासभा और अकाली आंदोलन ने भी इस आंदोलन की आलोचना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की स्वाधीनता के लिए किया गया अंतिम महान प्रयास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ है जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना है। तब चीन के शासक मार्शल चांग कोई शेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त रूजवेल्ट थे, इस रूजवेल्ट को पत्र लिखा था कि अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया था। मतलब चीन की प्रतिक्रिया के ऊपर सहमति दर्ज कराने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी है। मतलब 1942 का भूचाल चरम रूप को लिए हुए है। आस्था की सारी जंजीरें टूटी हुई है। ब्रिटिश हुकूमत पूरी जदोजहद के साथ है और तभी ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि अब हम अगर खून खराबे की नदियां अगर हम भारत की सरजमी पर बहाते भी हैं तो पर भी गोलियां कम पड़ जाएगी, मरने वालों की तादाद तब भी कतारबद्ध तरीके से लंबी खड़ी मिलेगी। यह था राष्ट्रीयता का आलम यारा 1942 का भारत, जिसमें
भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिसका लिया था। ब्रिटिश हुकूमत को अब भारत की सत्ता बोझ प्रतीत हो रही थी। अगर सच्चे अर्थों में कहा जाए तो भारत आजाद हो चुका था, एक औपचारिकता बाकी थी, क्योंकि अंग्रेजों की मनोवृत्ति टूट चुका था। अब आ गया कि इन परिस्थितियों में जो खून खराबे का मंजर के दौर से भारत गुजर रहा है, हिंसक वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन परिस्थितियों में आखिर भारत के इस हिंसक वारदात को रोक कौन सकता है। मैंने दूसरे वीडियो में कहा था, इसके पहले वाले कि गांधी हिंसक या अहिंसक, इस पूरी कड़ी को मैं नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो में इस बात को उजागर करूंगा कि गांधी के ऊपर लगाया गया उनके दामन पर दाग को उसको किस नजरिए से देखा जाए, आखिर गुनाहगार कौन, ब्रिटिश हुकूमत या महात्मा गांधी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।